गांधी ने और कांग्रेस ने आरएसएस के साथ गुप्त समझौता किया, क्योंकि वो जानते थे कि अडवाणी को रोकने की ताकत केवल आरएसएस के पास है। तो आरएसएस के साथ कांग्रेस ने गुप्त समझौता किया। समझौता ये हुआ कि कांग्रेस ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना है, हमने घोटाला तो किया, हम इसलिए कबूल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सारे दस्तावेजी सबूत है। जब है तो हम भी कबूल करते हैं कि हमने घोटाला किया। अब इससे देश संकट में पड़ेगा, तो आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, बचाना चाहिए। तो आरएसएस के लोगों ने कहा ठीक है, बचाते हैं। देश को बचाने के लिए तो हमने आरएसएस बनाया, वो भी पाखंडी लोग हैं। तो आरएसएस के लोगों ने कहा बताओ क्या करना होगा। तो पहला तो अडवाणी को रोकना होगा। चलो स्वीकार है, अडवाणी को रोक देते हैं। अडवाणी को रोकते ही नहीं, हद पार कर देते हैं। चिंता मत करो। बताओ आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि आपको 2 बार हमने चुनाव घोटाले से जीता, 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, मगर चुप रहो, बोलो मत। 14 का घोटाला करो, केंद्र सरकार हमारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो हम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। सारे ऑफिसर्स आपको मदद करेंगे, मीडिया आपको मदद करेगा, सारे लोग मदद करेंगे, चुनाव आयोग आपको मदद करेगा। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमको 21 बार घोटाला करने के लिए अवसर दे रहे हैं, ये बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने कहा तो आप क्या कहना चाहते हैं। आरएसएस ने कहा आप सीनियर हो, 1885 को आप लोगों का संगठन बना, हमारा 1925 को बना, हम 40 साल आपसे जूनियर है, आप 40 साल सीनियर है, आपको बताने की क्या जरूरत है, आप खुद ही जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, आप भी 2 बार घोटाला करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं है, हमने 2 बार किया, 2 बार आप भी कर लो। अब आप बोलेंगे 1 बार को घोटाले की तो सबूत बताया, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, दूसरे घोटाले का सबूत आपके पास क्या है। सबूत नंबर 1, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बनते ही उन्होंने कहा 2022 तक, 2022 को भारत के सभी गरीबों को रहने के लिए घर दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी का 5 साल की टर्म 19 को समाप्त हो रही है और वो बोल रहा 22 को मैं घर दूंगा। इतनी गारंटी नरेंद्र मोदी को कैसे है कि 22 को भी मैं ही रहूंगा। नरेंद्र मोदी को इसलिए गारंटी है क्योंकि उसको गुप्त सौदेबाजी की जानकारी है कि 19 को भी हम ही चुनकर जाने वाले हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा ये सबूत नंबर 1 दिया। और भाषण देने के बाद एक रिटायर्ड हेडमास्टर अहमदाबाद से ऑस्ट्रेलिया आया था, वो मेरा भाषण सुनने के लिए उसके बेटे के साथ आया। समाप्त होने के बाद स्टेज पर आया, कहने लगा जो आप कह रहे हो वो सही है। मैंने उस हेडमास्टर को कहा मैंने जो कहा वो सही है, उसके मेरे पास सबूत है, मगर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, आपके पास क्या सबूत है। कहा कि मेरे पास भी एक सबूत है। कहा क्या सबूत है। कहा कि मैं जिस स्कूल में हेडमास्टर था रिटायर्ड हो गया, उस स्कूल में नरेंद्र मोदी को बच्चों के द्वारा निमंत्रण दिया गया। नरेंद्र मोदी उस स्कूल में आया, उसने भाषण दिया और बच्चों को कहा बच्चों सवाल पूछो। एक बच्चे ने सवाल पूछा, मोदी जी मैं भी आपकी तरह प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कब और कैसे बन सकता हूं बताइए। कहा नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया 2024 तक मैं ही रहने वाला हूं, आगे के बारे में सोचो। दूसरा सबूत, तो ऐसे और भी बहुत सारे सबूत है। तो इसलिए साथियों ये सौदेबाजी की और भी बहुत सारे सबूत मेरे पास में है। तो अगर ये रूल जो मैं आपको
खत्म करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में मैं गया। मैं जो बताना चाहता हूं, ये सारे दस्तावेजी सबूत मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, और देने के बाद भी इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया। ये सौदेबाजी जो इन लोगों की हुई है, ये अभी सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने ईवीएम मशीन के विरोध में आज तक एक भी बयान नहीं दिया। सोनिया गांधी ने एक भी बयान नहीं। सोनिया गांधी को मिलने के लिए आसाम से गए, हैदराबाद से गए, ओडिशा से गए, मगर सोनिया गांधी ने उनको चुपचाप रहने के लिए कहा और वापस जाकर कहा चुप रहो, बोलो भी मत। उनको उल्टा चुप कराया। सोनिया गांधी खुद चुप है और कांग्रेस पार्टी के लोगों को चुप रहने के लिए कहा। साथियों, ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है कि कांग्रेस का और बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में सौदेबाजी हुई। दूसरी एक बात, ये जजमेंट मैनेज करने के लिए कांग्रेस ने जिस जज को मैनेज किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस को दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने केरला का गवर्नर बनाया। जिस जज ने यह जजमेंट लिखा, उस जज को नरेंद्र मोदी ने गवर्नर बनाया केरला का। कांग्रेस ने जज को मैनेज किया, बख्शिश नरेंद्र मोदी ने दिया। ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। अन्यथा मैनेज अगर कांग्रेस ने किया तो नरेंद्र मोदी ने जज को बख्शिश क्यों दिया, गवर्नर का पद? अगर बख्शिश दिया तो ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में समझौता है। साथियों, अभी ये जो रूल है, ये रूल के रेफरेंस में ये बात समझा रहा हूं। रूल में क्या है? दूसरे नंबर का वोट जिस पार्टी को पड़े। आज तक बीजेपी के सेकंड नंबर कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग की मांग नहीं किया, कांग्रेस के सेकंड नंबर कैंडिडेट ने आज तक रिकाउंटिंग की मांग नहीं किया। ये इस बात का सबूत है। कांग्रेस गठबंधन के अंदर जो स्टेट पार्टियां है, उन्होंने भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं किया। बीजेपी गठबंधन में जो स्टेट पार्टियां है, उन्होंने भी रिकाउंटिंग की मांग नहीं किया। इसका मतलब ये है, ये रूल पार्टियों को सुटेबल होता है, इसलिए ये रूल बनाया गया है। चुनाव आयोग ने पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके ये रूल फ्रेम किया ताकि ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के लिए सुटेबल हो सके। मगर ये जो सुटेबल रूल है, ये सुटेबल रूल डिस्करेज करने के लिए कि पेपर ट्रेल मशीन का कागज की रिकाउंटिंग किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, ये रूल इस बात के लिए बनाए गए। और इस रूल ने सुप्रीम कोर्ट का रिकाउंटिंग होना चाहिए, ये जो जजमेंट है, इसको प्रभाव शून्य बनाया। प्रभाव शून्य बनाने तक किसी भी अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को शून्य बनाने के लिए रूल बनाने का किसी भी अथॉरिटी को अधिकार नहीं है, मगर ये रूल उन्होंने बनाया। ये मेरे पास लिखित सबूत है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, ये बात कहकर समाप्त कर देता हूं। मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया कि ये रूल स्क्रैप कर दिया जाए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इसे रद्द कर दिया है। दोबारा गया, दोबारा लिख कर दिया। अभी मेरी हियरिंग होने वाली है, इसलिए अभी आने वाले समय में हम लोग ये अगर रूल स्क्रैप करने में कामयाब होते हैं, मान लो, तो 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी हार जाएगा। और अगर ये रूल